नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का 2024 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत तक तो पहुंच नहीं पाया और उसके बाद से ही जो दिन है वो कोई बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं। सरकार चल रही है और सरकार चलती रहेगी। आप जानते हैं मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर 10वें दिन कहें कि सरकार गिरने वाली है। तो सरकार तो चलती रहेगी क्योंकि नीतीश बाबू की रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है और चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ पैसा चाहिए अपने स्टेट के लिए, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, इसलिए सरकार चलती रहेगी। लेकिन सरकार को झटके पे झटके लग रहे हैं। मोदी जी की जो गाड़ी है जो इस बार मोदी जी सरकार चला रहे हैं, वो उस पुरानी मोटरसाइकिल की तरह हो गई है जो जब गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, जब थर्ड या फोर्थ गियर में डालने की कोशिश करते हैं तो झटका खा के बंद हो जाती है, फिर से किक स्टार्ट करना पड़ता है। अभी आप जानते हैं अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश थी, लेकिन वो और फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे ही एक झटका और लगा है ईडी के मामले में। दरअसल ईडी के जो डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, उनके बारे में खबर आई है कि उन्होंने अपने अफसरों से कहा है कि पीएमएलए केसों में केवल साजिश के आधार पर ईडी केस आगे नहीं बढ़ाएगी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज करने के लिए केवल आपराधिक साजिश पर निर्भर नहीं रहेगी, पक्का करेगी कि अपराध पीएमएलए में आता हो। टेक्निकल बातों को छोड़ दीजिए, एक लाइन का मामला यह है कि डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि ईडी सिर्फ राजनीतिक आकाओं अमित शाह और मोदी जी के कहने पर किसी के घर नहीं पहुंच जाएगी और किसी के खिलाफ यह आरोप लगा के कि इन्होंने आपराधिक साजिश की है उसको पीएमएलए में डाल के जांच करना शुरू नहीं करेगी। पीएमएलए के बारे में आप जानते हैं, बना तो 2005 से था, लेकिन चर्चा में आया यह 2016-17 के बाद ही, जब हर राजनीतिक विरोधी के यहां ईडी भेजे जाने लगी। हालत यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहां ईडी पहुंच चुकी है। बड़ा शोर था दामाद जी का। प्रियंका गांधी वाडेरा के जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाडेरा, उनके खिलाफ बहुत शोर हुआ था, निकला कुछ नहीं। क्लीन चिट मिल गई, केजरीवाल को उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया, संजय सिंह जैसे नेता को उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया, मनीष सिसोदिया को तो लंबे समय तक जेल में रखा गया, हेमंत सोरेन को झारखंड चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया। आप सोच के देखिए, गिनते रह जाएंगे कि कितने ऐसे नेता हैं जिनके यहां ईडी की जांच शुरू हुई और फिर बेचारों ने पार्टी बदल ली। सबसे पहला नाम तो हिमंता बिस्वा शर्मा का ही है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आप जानते हैं, कांग्रेस के नेता थे और छात्र जीवन से कांग्रेस के नेता रहे हैं। एक जमाने में मोदी जी के खिलाफ बड़ा जहर उगलते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, सब करते थे। उसके बाद एक करप्शन के केस में फंसे, ईडी गई, उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच शुरू हुई और इसके तुरंत बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उसके बाद सीधे सरकारी हिंदू बन गए, सीधे नफरती हिंदू बन गए और दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। कारण उसके पीछे ईडी का छापा है। अगर ईडी नहीं पहुंची होती तो हिमंता बिस्वा शर्मा आज इतने बड़े भक्त नहीं बने होते। अशोक चौहान का किस्सा आप जानते हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं, ईडी पहुंची, हुआ कि जेल हो जाएगी, हाथ पांव जोड़ा, बीजेपी में शामिल हो गए। कहते हैं कि सोनिया गांधी के पास जाकर रो कर आए कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। तो ईडी का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। इलेक्शन कमीशन का आप जानते ही हैं, इनकम टैक्स का आप जानते ही हैं, सीबीआई का आप जानते ही हैं। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी याद होगी तो आपको यह भी पता होगा कि कई सारी कंपनियों के साथ हुआ यह कि पहले पहुंची ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई, इस तरह की कोई चीज, फिर बेचारे डर गए भारतीय जनता पार्टी के लिए ढेर सारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और उसके बाद उनके यहां से ईडी जाना बंद हो गई। और ये ईडी कभी नहीं जाती है अडानी साहब के यहां और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के तो फटकती ही नहीं है, ये जाती है सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए। एकदम क्लियर हो गया है, बहुत साफ दिखाई देता है कि ईडी का इस्तेमाल किया गया राजनैतिक मकसद से। कल एक बयान में पढ़ रहा था नरेंद्र मोदी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए कभी खरीद फरोख्त की कोशिश नहीं की, सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने उससे यही सीखा कि सरकार कैसे भी मत गिरने दो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए स्टेट तक में, राज्यों में आप देखते हैं, मध्य प्रदेश में खरीद लिया गया विधायकों को, गोवा में खरीद दिया गया और भी कितनी जगहों पर विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सरकार बचाने के लिए उन्होंने कभी खरीद फरोख्त नहीं की। लेकिन कभी आपके बारे में कोई कहेगा तो कहेगा कि सरकार बचाने के लिए आपने सब कुछ किया, जो कुछ संभव था, जिसके सामने झुकना पड़ा झुका और जिसको धमकाना डराना पड़ा उसके लिए सभी सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया। इलेक्शन कमीशन की तो बात ही छोड़ देते हैं। अभी खबर आ रही है
है मेरठ से कि मेरठ में अरुण गोविल बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, पूरे दिन पीछे रहे, लास्ट में जीते। और बताया यह जा रहा है कि कुछ बूथों पे 27,000 फर्जी लोगों को जोड़ा गया था, फर्जी वोट डाले गए थे और उन्हीं वोटों के भरोसे अरुण गोविल जीते हैं। खैर, मुद्दा बदलेंगे नहीं, अरुण गोविल जीते हैं, अब जीत ही गए हैं। आप कितना भी निकाल दीजिए, ना इलेक्शन कमीशन कुछ कहने वाला है, ना कोर्ट कुछ कहने वाला है, तो उस पर बात करने का कोई खास मतलब नहीं है। अभी यह हुआ है कि ईडी को समझ में आ गया है कि वो सरकार के चलते जाती तो है, दुनिया भर के लोगों को फंसाती तो है। हालांकि ईडी में भी करप्शन की खबरें आई हैं, आपको पता है कई ईडी अधिकारी करप्शन में पकड़े गए हैं। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि ईडी केस तो बहुत करती है, लेकिन ईडी की जो सक्सेस रेट है, यानी जिनके खिलाफ वो असल में कोई अपराध साबित कर पाती है, वो बहुत कम है। पहुंच जाती है ईडी, बड़ी खबर बन जाती है। ईडी किसी के घर पहुंच जाए तो उसकी हालत खराब हो ही जाती है। मेरे घर आ जाए, आपके घर आ जाए, हालत तो खराब होगी ही भैया कि हम कहां फंस गए। लेकिन जब मुकदमा चलता है तो पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं है, और बार बार अलग अलग कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ी है। असल जो फर्क आया वो डीके शिव कुमार वाले केस से आया। डीके शिव कुमार के बारे में आपको पता है, 2018 में उनके घर छापा पड़ा, आरोप लगाया गया कि उन्होंने टैक्स चोरी की है। 2019 में उनको गिरफ्तार करके कुछ वक्त जेल में भी रखा गया, और आपको याद होगा उस समय सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी। अब डीके शिव कुमार ने इस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ केस किया, और जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ईडी को डांट लगाई, और बाकायदा नियमों कानूनों का, खास तौर पे 120B का जो मामला है, जो लगभग सारे हाई प्रोफाइल मामलों में इस्तेमाल किया गया है, उस पर सवाल उठाया कि केवल 120B यानी कि आपराधिक साजिश जैसी बात, जिसके पीछे कुछ नहीं है, जिसमें आपके पास कोई ट्रेल नहीं है मनी का, जिसमें मनी किसके हाथ से किसके हाथ में गई कुछ पता नहीं है, केवल 120B के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यह बात कही न्यायमूर्ति ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने। अगर इनका मैं जो फैसला था उसमें से 2 लाइन पढ़ दूं कि चूंकि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, यानी कोई शेड्यूल्ड अपराध नहीं है, पीएमएलए की धारा 2 के खंड यू के अर्थ में अपराधी की कोई आय नहीं हो सकती। अगर अपराधी की कोई आय नहीं है तो स्पष्ट रूप से पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध नहीं बनता है। यानी अगर टेक्निकल बातें छोड़ दें तो ईडी के बारे में बहुत साफ साफ कहा, कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि आपने फर्जी तरीके से, आपने फालतू में लोगों को गिरफ्तार किया है, केस कोई बनता ही नहीं है। अब सोच के देखिए, सरकारी आर्डर आ गया, ऊपर से आर्डर आ गया, तो ईडी वालों को तो जाना है, चाहे कुछ भी हो, है तो सरकारी कर्मचारी। केस कोई होता नहीं है, आदमी 4 महीने 6 महीने परेशान होता है, फिर कोर्ट से आराम से रिहा हो जाता है। ईडी को अब समझ में आ गया है कि इस तरह का मामला आगे रहेगा तो सरकार तो छोड़िए, सरकार तो जो करेगी वो करेगी, लेकिन कोर्ट उनको काफी परेशान कर सकता है। अभी एक और फैसला आया था, अगर आपको याद होगा, कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा था कि ईडी किसी का भी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह ऐसे ही जब्त नहीं कर सकती। कोई भी जो सरकारी संस्था है जो जाती है जांच करने के लिए, वो ऐसे ही किसी का मोबाइल और लैपटॉप जांच नहीं कर सकती। असल में भीमा कोरेगांव सहित कई मामलों में यह आरोप लगे हैं कि जो लैपटॉप जब्त किया गया उसमें बाहर से डेटा डाला गया। यानी इस कहानी को समझिए, आपका लैपटॉप किसी ने जब्त कर लिया, सरकारी कोई ईडी होगी, कोई और होगा, उन्होंने जब्त कर लिया। अब जब्त करने के बाद उसमें कुछ ऐसा डाल दे जिससे लगे कि आप आतंकवादियों के साथ हैं, उनसे आपकी मेल पर बातचीत होती है, वो आपके घर आते हैं, मिलते जुलते हैं, 2-4 मेल फर्जी डाल दे उस पर। अब जब जांच होगी, जब आप छूटेंगे, लेकिन उसके पहले एक तो समाज में आप बदनाम हो जाएंगे कि आप आतंकवादियों के साथ उठते बैठते हैं, और अगर कोर्ट में यह मामला पकड़ में नहीं आया तो आप बिना अपराध के लंबे समय तक जेल जा सकते हैं। यही तो फंसाने की साजिश है। पहले पेगासस लाया गया कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आपके मोबाइल में क्या है, किसको मेल करते हैं, किसको नहीं करते हैं, आपका पूरा मोबाइल हैक कर लिया जाए। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में ऐसा ही एक मामला हुआ, उसमें पेगासस को सजा हुई है। बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि लोगों का मोबाइल हैक किया गया, और उसमें सऊदी अरब के एक पत्रकार के पत्नी का मोबाइल है, जिनकी हत्या सऊदी अरब के कंसुलेट के अंदर हुई थी।
तो आप समझ सकते हैं कि इसका उपयोग अपने विरोधियों को निपटाने के लिए कैसे किया जा सकता है। वही पेगासस का केस अपने वहां भी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने उसको टहला दिया। अभी फिलहाल क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं बंद लिफाफे में क्या गया है, क्या आया है। लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि पेगासस एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के आदेश से खरीदा जा सकता था। कोर्ट में अगर वो केस कभी खुलेगा तो सीधे अमित शाह के ऊपर आंच आएगी। ऐसे ही ये ईडी के मामले हैं। कल को अगर किसी कोर्ट में ईडी के ऑफिसर से पूछा गया कि जब कोई बेस नहीं था, जब कहीं से गिरफ्तार करने का कोई मामला ही नहीं बनता था, तो आखिर आप उनके घर क्यों पहुंचे? हो सकता है किसी जज में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो ये पूछ ले कि आप अडानी के घर क्यों नहीं पहुंचे। हो सकता है कोई कोर्ट ये पूछ ले कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर क्यों नहीं पहुंचते हैं। क्यों इनकम टैक्स कांग्रेस के पुराने मामले में इलेक्शन के ठीक पहले नोटिस जारी करके उनका बैंक फ्रीज करने की कार्रवाई करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई सवाल नहीं पूछती। अभी कल परसों की घटना देख लीजिए। दिल्ली में चुनाव होने हैं। प्रवेश कुमार वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, साहिब सिंह वर्मा मतलब किसी जमाने में दिल्ली के कद्दावर नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं प्रवेश सिंह वर्मा, जिनका अभी तक जो जिक्र आया है वो कई बार जहरीली पोस्ट के लिए आया है। उनको पकड़ा गया। पकड़ा क्या गया? खुलेआम बांट रहे थे। पकड़ता कौन? कौन पकड़ लेगा? खुलेआम वो महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे थे। 1100 रुपए पर कई बार सोचता हूं कि इतने पैसे आते कहां से होंगे। आप ही जोड़िए, अगर 5000 महिलाओं को 1100 रुपए बांटने हो तो कितने पैसे लगेंगे, जोड़ के बताइए। लेकिन इतना पैसा खुलेआम बांटते हुए पकड़े गए, ईडी उनके घर नहीं पहुंची। महाराष्ट्र चुनाव आपको याद है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सुरेश तावड़े, उनको वहां के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। एक होटल में महिलाओं को पैसे बांट रहे थे। कभी आपने सुना कि ईडी उनके घर गई? अमित शाह के बेटे हैं, बैठे बैठे उनकी जो इनकम थी वो कई 100 गुना बढ़ गई थी, लेकिन कभी आपने सुना कि उनके घर ईडी गई? कितने ऐसे केस हैं अडानी अंबानी पर, कितने मामले बने हैं। 450 करोड़ रुपए सिर्फ शादी पे फूंक दिए अंबानी ने। कभी गई ईडी ये पूछने के लिए कि इतने पैसे आपके पास कहां से आए, जब शादी के तुरंत बाद आप बैंकों के पास हजारों करोड़ का लोन मांगने जा रहे हैं और वो भी लोन चुकाने के लिए? तो फिर शादी के लिए इतने पैसे कहां से आए? अश्लीलता से जो करोड़ों करोड़ खर्च किए जा रहे थे, कभी ईडी गई उनके यहां? अदानी के ऊपर इतने सारे आरोप लगे, हिंडनबर्ग का ने आरोप लगाया, अमेरिका की कोर्ट ने तो बाकायदा घूस देने की बात की है, बाकायदा उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अमेरिका वो जा नहीं सकते, लेकिन कभी हिंदुस्तान में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, किसी को आपने ये सुना कि वो अडानी जी के दरवाजे पर पहुंच जाए? ईडी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा बन गई है। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होता है, उसके पहले भूपेश बघेल के घर पहुंच जाती है। राजस्थान में इलेक्शन होता है, अशोक गहलोत के आसपास पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होता है, कांग्रेस के नेताओं के पास पहुंच जाती है। अभी वो किस्सा तो आपने सुना ही होगा। एक व्यापारी था जिसके बच्चों ने अपने गुल्लक दान किए थे जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। उसको इतना परेशान किया गया कि पत्नी के साथ उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। लेकिन कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने वालों के घर पहुंचते हुए ईडी को देखा है आपने? ये जो सारे के सारे कैपिटलिस्ट जो हैं, सारे के सारे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, ये जो अचानक से भक्त हो गए हैं, ये ऐसे लोग कि सुबह अमेरिका और शाम को लंदन में रहते हैं, ये ऐसे लोग जिनका सभी धर्म, सभी जाति के लोगों से दोस्ती है अगर उससे फायदा है, ये ऐसे लोग जो बेहद मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीते हैं, शराब पीते हैं, मटन खाते हैं, सारे मौज मजे करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये अचानक अगर भारतीय संस्कृति की बात करने लगे हैं, अचानक अगर देशभक्ति की बात करने लगे हैं, तो इनके पीछे यही डर है कि अगर हम सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तो ईडी, सीबीआई पहुंच जाएगी। कई सारे पत्रकार जो डरे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जबान बदल दी, वो भी इसी वजह से डरे हुए हैं।
तो ईडी जो है सरकारी संस्था नहीं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के घर की संस्था बन गई है। और अब ईडी के ऑफिसरों को समझ में आ रहा है कि अगर ये लंबा करते रहे, कल को सरकारें बदली तो हमारी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। और कोर्ट में तो लगातार, मतलब एक बेंच तो जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच थी, उसने भी रूल किया, उसने भी कहा था कि साजिश अगर मूल अपराध से संबंधित नहीं है तो ईडी आईपीसी की धारा 120 बी का उपयोग करके पीएमएलए लागू नहीं कर सकती। हालत यह थी कि टैक्स चोरी का केस लगता था और उसमें पीएमएलए लगा दिया जाता था, जबकि पीएमएलए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, टैक्स चोरी के लिए अलग मामले हैं। लेकिन पीएमएलए में बड़ी सजा होती है, पीएमएलए में ईडी लंबा खेल कर सकती है, इसलिए जिसके नहीं उसके पीछे पीएमएलए का भूत लगा दिया जा रहा था। शिव कुमार वाली, डीके शिव कुमार वाली जो याचिका थी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद एक के बाद एक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, ऐसा लगता है ईडी के समझ में आ गया है कि पहली बात तो यह कि ये 2019 वाली पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, और दूसरी बात यह कि अगर ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे तो कल को लंबा हमारे ऊपर मामला बन सकता है कि इसको पकड़ रहे हैं, किसी के खिलाफ अपराध तो साबित कर नहीं पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बार बार डांट पड़ रही है। लेकिन अब देखिए कर्मचारियों का क्या दोष है, वो तो अपनी नौकरी करते हैं, उनका तो काम है अपनी नौकरी करना। जब आका ऊपर से आदेश देगा तो बेचारों को पालन करना ही पड़ेगा। अब निर्मला सीतारमण को देखिए, उनके खिलाफ इतने सारे मीम बन रहे हैं। मतलब आपने 5 लाख की कार खरीदी, 5 साल बाद आपने उसको 1 लाख पे बेचा, तो 4 लाख पे 18% आपका जीएसटी लग जाएगा। जो उसका डिफरेंस है, जितने में बेच रहे हैं उससे ज्यादा तो आपका जीएसटी लग जाएगा। मक्का का जो दाना होता है, मकई जिसको कहते हैं आजकल, उसको कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं या क्या क्या कहते हैं, उसको पॉपकॉर्न कहते हैं, उसके 3 अलग अलग तरीकों पर 3 जीएसटी उन्होंने लगा दी। अब ये सब का सब कहा जा रहा है निर्मला सीतारमण ने, और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन निर्मला सीतारमण तो चेहरा है भाई, करते तो मोदी जी और शाह साहब हैं। उनसे पूछे बिना, उनकी हां किए बिना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो छोड़ दीजिए, अब तो इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर रहा। तो सवाल तो उनके ऊपर उठना चाहिए। जब ईडी को बार बार सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया है और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर उंगली उठाई है, तो असल में उंगली तो उसके पॉलिटिकल आकाओं के ऊपर उठ रही है। अब ईडी वालों को डीके शिव कुमार से क्या दुश्मनी थी? डीके शिव कुमार को झुकाने की कोशिश तो वही कर सकते थे जो जानते थे कि कर्नाटक से अगर डीके शिव कुमार कांग्रेस से अलग हो जाएं और कहीं भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं तो वहां सरकार बनाना आसान हो जाएगा। तो वो जो आका हैं, आज नहीं कल उन तक भी आंच पहुंचेगी। सरकारें हैं, बदलती रहती हैं, देश चलता रहता है। संस्थाओं को जिस तरह से चौपट, जिस तरह से बर्बाद किया गया है, आज ईडी के डायरेक्टर ने यह बात की है, कल दूसरी संस्थाओं के डायरेक्टर खड़े होकर कहेंगे कि बस अब बहुत हो गया, आपका आदेश मानने के चक्कर में हम हर बार गलत नहीं करेंगे, हर बार सुप्रीम कोर्ट में गालियां नहीं सुनेंगे। और कहते हैं ना कि जब वक्त बदलता है तो फिर रातों रात क्या से क्या हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। तो मोदी जी ने संस्थाओं का जिस तरह से इस्तेमाल कर लिया है, ऐसा लगता है अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। और जब वक्त बदलता है तो क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या होगा, जब होगा, जैसे होगा, बात की जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।